धर्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीड़ी जलाने को लेकर हुआ विवाद, पुत्र ने कर दी पिता की हत्या। बच्चों की तस्करी कर मजदूरी करवाने वाले 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही, ठेकेदार पर एफआईआर के आदेश। स्वास्थ्य विभाग में बड़े फेरबदल, सीएचएमओ और सिविल सर्जन के तबादले। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में आदिवासियों की हत्या के विरोध में सर्व समाज का धरना प्रदर्शन। वारासिवनी में साइकिल वितरण में लापरवाही, 30 किलोमीटर दूर से बुलवाए गए बच्चे और उनके परिजन। छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर छात्र संघ का फूटा गुस्सा, लाल बर्रा महाविद्यालय में सौंपा ज्ञापन। और कारगिल विजय दिवस पर जिले भर में याद किए गए वीर सपूत। और अब खबरें विस्तार से। लांता थाना अंतर्गत अतरी पंचायत के अमोली पंचायत में एक पिता पुत्र के बीच बीड़ी जलाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार अमोली निवासी रत्नू भलावी उम्र 73 वर्ष की, उसके पुत्र अमर भलावी 45 वर्ष ने हत्या कर दी। पुलिस द्वारा हत्या के आरोपी अमर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया है। बिरसा विकासखंड की ग्राम पंचायत मछुरदा के 30 हितग्राहियों के वर्ष 2016-17 में स्वीकृत आवास का कार्य अब तक पूर्ण नहीं करने के मामले में ठेकेदार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। जनपद पंचायत बिरसा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा ग्राम मछुरदा का भ्रमण कर प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि वर्ष 2016-17 में ग्राम के 30 हितग्राहियों को आवास स्वीकृत किया गया है, लेकिन हितग्राहियों के आवास अब तक अधूरे हैं और उन्हें पूर्ण नहीं किया गया है। हितग्राहियों से इस संबंध में चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के ग्राम खादी में निवासरत ठेकेदार महेंद्र श्रीवास्तव द्वारा आवास बनाने का ठेका लिया गया था। आवास निर्माण कार्य करने के बहाने उसने हितग्राहियों से राशि लेकर अब तक कोई कार्य नहीं किया है और कार्यस्थल पर निर्माण सामग्री, ईंट, रेत, गिट्टी, लोहा आदि उपलब्ध नहीं कराया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने ग्राम मछुरदा के हितग्राहियों के बयान के आधार पर संबंधित ठेकेदार के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करने के लिए मछुरदा पुलिस चौकी के प्रभारी को पत्र लिखा है और इस मामले में गरीब हितग्राहियों से धोखाधड़ी करने वाले ठेकेदार के खिलाफ शीघ्र कार्यवाही करने कहा है। कारगिल दिवस के अवसर पर भाजपा के द्वारा पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक में अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, नगर मंडल अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर सहित भाजपा के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संदर्भ में पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कारगिल युद्ध में हुए शहीदों को नमन करते हुए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी। अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कारगिल विजय दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। विजय दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज कारगिल युद्ध का विजय दिवस है। कारगिल का युद्ध जिस जवाबदारी के साथ में और जिस सतर्कता के साथ हमारे देश के जाबाज जवानों ने लड़ा और जिसका नेतृत्व हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, उसका जब परिणाम आया है उस परिणाम से भारत को गर्व है। आज हम अपने देश के उन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने आए हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी जान को न्यौछावर करके शहीद हुए, देश की रक्षा किए और कारगिल के युद्ध से हमारे देश का मान और सम्मान बढ़ा है, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ा है। इस घड़ी में हम इतना कहना चाहते हैं कि कारगिल युद्ध के शहीद जवानों के साथ पूरा देश खड़ा है, उनके प्रति हमारी संवेदना है। उस शहीद में और शहीद कभी भी उसका देहांत नहीं होता, सदैव अमर रहता है। इसलिए देश के अमर शहीदों के प्रति हम नमन हैं, श्रद्धा के सुमन उनके प्रति हम अर्पित करते हैं और तत्कालीन नेतृत्वकर्ता अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं याद करना चाहेंगे जिन्होंने कारगिल युद्ध जीतकर इस देश के मान प्रतिष्ठा और देश की जो हमारी सैनिक शक्ति को दुनिया के सामने रखा। पुनः अमर शहीदों को बहुत बहुत श्रद्धांजलि।
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के कुंभा गांव में 17 जुलाई को जमीन विवाद के कारण आदिवासियों की हत्या कर दी गई थी। इसके विरोध में शुक्रवार को आदिवासी समाज सहित सर्व समाज ने मिलकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सर्व समाज के सदस्य उपस्थित रहे। समुदाय के लिए कोई संविधान बनाने का काम नहीं किया। उनने बराबर का अधिकार इस देश के नागरिकों को देने की बात कही। हर धर्म हर जाति समुदाय के लिए बराबर के अधिकार बनाए, बराबर के महिलाओं और पुरुष में समानताएं पैदा करने का काम किया। उनके कानून को कुचलने का काम जो लोग कर रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम आज दलित, आदिवासी, मुस्लिम समाज, ओबीसी के लोग और हर एक को जागरूक देश का जो इससे सहमत है कि आज हमें अपनी एकजुटता का परिचय देना चाहिए और देश में हो रहे अत्याचार को रोकना चाहिए। उन सब की जरूरत है हमको। आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष भुवन सिंह कुर्राम ने बताया कि सोनभद्र के मृतक परिवारों को मुआवजा और उचित न्याय मिल सके, इसलिए यह धरना प्रदर्शन किया गया। राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ये जो पिछले 17 जुलाई को सोनभद्र उत्तर प्रदेश में के जो कुंभा गांव में जो आदिवासियों का हत्या की गई थी, उसी के विरोध में हम लोग आज विरोध प्रदर्शन रखे हैं ताकि उन पीड़ित परिवारों को सरकार की तरफ से मुआवजा मिले और दोषियों को फांसी की सज़ा मिले। इसी को लेकर हम लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है तथा राष्ट्रपति और राज्यपाल और हमारे प्रधानमंत्री इन तीनों के नाम से हम ज्ञापन आज देने जा रहे हैं। ये ज़मीन के विवाद के कारण में इन्होंने 1950 के पहले से जो ज़मीन राजाओं के पास थी, इन कृषक जो आदिवासी कृषकों को दी गई थी, जिसको जो किसी भी के नाम पे राजस्व में दर्ज नहीं थी, इसे वहाँ पर एक IS मिश्रा जी के द्वारा इसको एक संस्था के नाम पे की गई और फिर उनकी बहन के नाम पे ट्रांसफ़र हुआ। जब सतत रूप से जो आदिवासी परिवार वहाँ पे कृषि कर रहे थे तो उन्हें इन्होंने हटाने के लिए वहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं उन्हें इन्होंने बेच दी और ग्राम प्रधान ने अपने हक वहाँ ज़मीनों को अपने अधिकार में लेने के लिए खेती कर रहे किसानों की जघन्य हत्या की। जिला मुख्यालय से लगी हुई ग्राम पंचायत बगदरा में शासकीय योजना के तहत NRLM के समूह खोले जाने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया, जिसके समाधान के लिए पंचायत भवन में समूह के सभी महिलाएं, जनप्रतिनिधि और अधिकारी की बैठक आयोजित की गई। जनपद सदस्य अनुसुईया नकपुरे बताती है कि जिला पंचायत के माध्यम से गाँव में 18 समूह को खोले गए हैं, लेकिन जानकारी यह मिल रही है कि उसमें समूह खोलने की पात्रता का ध्यान नहीं रखा गया है। जिला पंचायत के अधिकारी इस मामले में ध्यान नहीं देते। नतीजा, जब जानकारी ली गई तो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, इसलिए यह बैठक आयोजित की गई है। यहाँ पर ग्राम बगदरा की महिलाएं, ग्राम बगदरा की बात है। यहाँ पर NRLM के समूह चल रहे हैं जो 18 गठित है। यहाँ पर एक संगठन भी है। यहाँ पर विवाद ये उठा था कि पूरी जानकारी सभी महिलाओं तक नहीं पहुँचती है, तो इस मैटर में जानकारी पूछने की कोशिश की है, तो ये संगठन वाले किसी को बताने के लिए तैयार नहीं। तो ये मैं जनपद सदस्य कृषि सभापति हूँ, तो मैंने अपने मीटिंग में ये बात रखी कि भैया इसकी जानकारी चाहिए हमें। तो ये जानकारी के लिए ये गांव में ये मुद्दा उठ गया कि भैया ये यहाँ पर जो गठित हुए हैं, इन लोग किस पेज पर ये समूह बना है, इनकी पात्रता क्या रखती है, इस मैटर को लेकर यहाँ पर चर्चा चली। नहीं तो फिर भी क्या बात सामने निकल के आई है? सामने बात ये निकल के आई कि 2011 में जो सर्वे सूची बनी है अपने BPL परिवारों के आधार पर, ये जो अति गरीब है वो परिवार को उसमें सम्मिलित किया है। तो जो सूची में जिन लोगों का नाम है, तो उन लोगों के ही माध्यम से ये समूह गठित होना चाहिए, ये मामला सामने आया। पर यहाँ पर अलग तरीके से समूह चलाया जा रहा है। जो समूह सूची में जिनका नाम नहीं है वो भी महिलाएं ऐसी हैं जो समूह संगठन चला रही है, और अभी तक के 18 समूह हैं, बट अभी तक के पूरी महिलाओं को जानकारी पूरी नहीं मिलती, इसलिए अभी तक के किसी का ज्वाइंट खाता अभी तक के खुला नहीं है और किसी को कोई योजना का लाभ, अभी शासकीय योजना का अभी तक के कोई लाभ मिला नहीं है। विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर जिला पंचायत की ओर से बगदरा पहुंचे कौशल विकास एवं रोजगार के प्रबंधक सुनील उइके बताते हैं कि वर्ष 2011 की आर्थिक और सामाजिक और जातिगत जनगणना के अनुसार ही समूह का गठन किया जा रहा है, जिसका बगदरा में पालन नहीं किया गया है। बैठक में आने का उद्देश्य ये था कि यहाँ पर एक छोटा सा भी विवाद जैसा मुझे संज्ञान में आया था कि
ऐसा कुछ हुआ है कि ऐसे परिवार जो पात्रता नहीं रखते फिर भी समूह में जुड़ गए हैं। तो यहाँ आने के बाद वो जानकारी भी सामने निकल के आई। तो फिर मेरे द्वारा यहाँ पर इन लोग सभी महिलाओं को बताया गया है कि जो हमारे SC/CC जो सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के अंतर्गत जो सूचकांक निर्धारित है भारत सरकार के द्वारा डिप्रीवेशन 1 से डिप्रीवेशन 7 तक, तो उसमें से किसी भी एक डिप्रीवेशन में किसी भी एक सूचकांक में यदि परिवार शामिल है तो उन परिवारों को समूह से जोड़ा जा सकता है। जो परिवार ऐसे है जो इन सूचकांकों में शामिल नहीं है उनको हम समूह से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि वो हमारे लक्षित परिवारों के बाहर के परिवार हैं। नारायण के तहत ये समूह जो बनाया गया किस तहत चलता है ये? इनका तो वही जो शेख सूची मैंने आपको बताया उसका समूह गठन करने का मुख्य आधार वही है। SC/CC 2011 की जनगणना के आधार पर ही इनका फॉर्मेशन होता है। मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के द्वारा जिले के 51 अनुदेशकों की नियुक्ति निरंतरता की शर्त पूरी नहीं करने की मांग को लेकर नियुक्ति के लिए अपात्र किए जा रहे हैं, जिससे लेकर कर्मचारी कांग्रेस के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। कर्मचारी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सजल मस्की बताते हैं कि शिवपुरी, शाजापुर, राजगढ़ जिले के अनुदेशकों की नियुक्ति के लिए निरंतर शर्त शिथिलता कर नियुक्ति की कार्रवाई कर रहे हैं। शिवपुरी जिले में 22 अनुदेशक संविदाशाला शिक्षक बनाए जा चुके हैं। आज हम औपचारिकेतर शिक्षा केंद्र के अनुदेशकों की जो नियुक्ति की मांग को लेकर हम ज्ञापन सौंपने आए थे। इससे पहले 6 माह पूर्व शिवपुरी जिले में 22 अनुदेशकों की नियुक्ति राज्य शिक्षा केंद्र ने निरंतरता की शर्त शिथिल करते हुए आदेश पारित किया और शिवपुरी जिले में 22 अनुदेशकों की नियुक्ति संविदाशाला शिक्षक वर्ग 3 में हुई। अभी 23 तारीख को एक और फिर राज्य शिक्षा केंद्र ने आदेश जारी किया राजगढ़ जिले के लिए और शाजापुर जिले के लिए। उसमें 25 लगभग अनुदेशकों की नियुक्ति की स्वीकृति इसी मापदंडों के तहत की गई, जबकि बालाघाट जिले के 80 अनुदेशक जो हैं न्यायालय में भी गए, जबलपुर न्यायालय से भी केस जीत चुके हैं, कंटेम में भी गए हैं और इस प्रकार से अनवरत हर प्रयास शासन प्रशासन को भी दिए और राज्य शिक्षा केंद्र को भी गया यहाँ से माननीय DPC महोदय कलेक्टर साहब के माध्यम से, और कलेक्टर साहब के माध्यम से 6 माह पूर्व एक आदेश पारित हुआ था कि निरंतरता की शर्त पूरी नहीं करने के कारण बालाघाट के 80 अनुदेशक अपात्र हुए। और जैसे ही ये शाजापुर का आदेश होने के बाद हमको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारी द्वारा एक पर्टिकुलर जिले के लिए आदेश कर रहे जो गलत है, नीति के खिलाफ है। न्याय होना चाहिए, सभी के साथ होना चाहिए और सभी का आदेश होना चाहिए। प्रदेश में ऐसे कम से कम 2000 प्रकरण लंबित है जिसका निराकरण होना चाहिए। हम नगर के वार्ड नंबर 13 स्थित कबीरकुटी से बीड़ी कारखाना मार्ग पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसके कारण वार्डवासियों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और गंदगी की बदबू से परेशान हो गए हैं। वार्ड नंबर 13 में पानी निकासी के लिए पक्की नाली है, जिसमें रोड किनारे निवासरत लोगों के निस्तार का गंदा पानी व बरसात का पानी बाहर निकलता है, जिसमें गंदगी का अंबार लगा हुआ है और उक्त नालियों की सफाई नगर पालिका के द्वारा करवाई गई है, किंतु उक्त सफाई केवल खाना पूर्ति प्रतीत हो रही है, जिसमें नालियों को ना अच्छे से साफ किया गया है और ना ही पाउडर का छिड़काव किया गया है, जिससे स्थिति यथावत बनी हुई है। नालियों में पानी जमा होकर सड़ रहा है और उस पानी से मच्छर मक्खी उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे वार्ड में बीमारी की आशंकाएं बढ़ रही है, जिसके चलते घरों के दरवाजे व खिड़कियों में मच्छर जाली लगाने के बाद भी मच्छरों से निजात नहीं मिल पा रहा है। वार्ड वासियों ने बताया कि उक्त समस्या वर्षों से बनी हुई है। हमारे घर के सामने तो बहुत गंदगी है और कचरा भी क्या कहते हैं डला रहता है और बाजू वाले परेशान करते, पानी फेंकती और पूरा समलमा पड़ा रहता है और कचरा लाला के डाल देती और है तो पानी भी फेंकते हैं। पूरे वार्ड भर का कचरा आपके सामने फेंक देते हैं? हाँ, आजू बाजू वाले वो लाके और वहाँ डाल देती हैं कचरा, तो इससे फिर मच्छरों मच्छरों का भी और देखो तो बीमारियों का भी सब वो रहता है। क्या मांग करते हैं आप? वहाँ से उठना चाहिए। पहले वो स्कूल का पीछे था, खाली प्लाट था तो अपना कचरा डलता था वहाँ पे, अब वहाँ मकान बन चुका है। ये सब नाली वाली साफ नहीं होती है अच्छे से, कचरा पड़ा रहता है, बहुत गंदगी रहती है। बहुत गंदगी रहती है। क्या समस्या आ जाती है इससे आपको? बदबू चलती सब और मच्छर वगैरह भी परेशान कर रहे हो? मच्छर वगैरह भी परेशान करते हैं, तो मच्छर तो बेजा हो गए हैं, दरवाजा बंद करके रखना पड़ता है। क्या मांग करते हैं आप? बस सफाई होने को होना अच्छी,
साफ सुथरा, मच्छर नहीं होंगे, सड़क अच्छी दिखने को होना, नाली अच्छी दिखने को होना। स्कूल चले हम अभियान के तहत शासन के निर्देश के अनुसार कक्षा 9वीं में नवप्रवेशी छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत साइकिल का वितरण किया जा रहा है। स्कूल चले हम अभियान के तहत नगर के स्थित विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से 26 जुलाई को वारासुनी विकासखंड के संकुलों को स्थित विद्यालयों की कक्षा 9वीं में नवप्रवेशी छात्र छात्राओं को टीलीबाई माध्यमिक विद्यालय के परिसर में बुलवाकर निःशुल्क साइकिलों का वितरण किया गया। नई साइकिल प्राप्त होने पर छात्र छात्राएं खुश नजर आई और वहीं छात्र छात्राओं के साथ आए उनके परिजन निराश व परेशान नजर आए। परिजनों ने बताया कि कल विद्यालय में प्राचार्य के द्वारा सभी बच्चों को बताया गया था कि वारासुनी कार्यालय में सभी को साइकिल मिलेगी, तो वो अपने परिजनों को साथ में लेके आए। परिजनों ने बताया कि कल विद्यालय में प्राचार्य के द्वारा सभी बच्चों को बताया गया था कि वारासुनी कार्यालय में सभी को साइकिल मिलेगी। वे अपने परिजनों को साथ में लेके आए, तो हम अपने बच्चों को लेकर 20, 25 और 30 किलोमीटर दूर से यहाँ आए हैं। यहाँ हमारे लिए शासन से साइकिल बट रही है। आपको मिली? हाँ, मिल गई। साइकिल अच्छी है? साइकिल कई सारी साइकिलों में कुछ खराबी है, कईयों के स्प्रिंग नहीं है, कईयों के कुछ सामान बिगड़े हुए हैं। और हवा है कि नहीं साइकिलों में? साइकिलों में कुछ भी हवा नहीं है, बस कई साइकिलों में तो कुछ भी सामान नहीं डाले हैं। आप यहाँ से कितने दूर से आए? यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है नांदगांव। वहाँ से आए हैं? हाँ। अब जाने में आपको परेशानी होगी क्या? जाने में बहुत परेशानी होगी। अगर बारिश हो गई तो हम कैसे जाएंगे? ट्रेन वाले भी अगर हमारे को ले जाएंगे या नहीं, वो भी समस्या बहुत है। दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हाँ। प्राचार्य ने क्या बोला आपको? हमारे प्राचार्य ने बोले कि वाराणसी में साइकिल बट रही है, पुराने टीलीबाई में, वहाँ पे आकर ले जा लो साइकिल। पहले आपके स्कूल में भी बढ़ती थी क्या साइकिल? हाँ, हमारे स्कूल में भी साइकिल बढ़ती थी, लेकिन हमें अभी बुलाया गया कि वाराणसी में बढ़ रही है। पहले हमारे स्कूल में बढ़ती थी, लेकिन आंसू नहीं है। ये साइकिलों की वजह से। किसकी साइकिल? बालक है ना हमारे बेटे। कौन सी क्लास में? 9वीं में पढ़ता है। हाँ। तो अभी कहाँ आए आप साइकिल लेने? ये टीलीबाई स्कूल वाराणसी। टीलीबाई स्कूल वाराणसी। इसका तो अपने स्कूल में बटना था ना वहाँ पे? अब पहले तो बढ़ती थी बोलते हैं, अब इस बार यहाँ बुलवाए हमको। इस बार यहाँ बुलाए? किसने बुलाया? टीचर लोगों ने, वहाँ प्रधान टीचरों ने यहाँ पे बुलवाए। बोले यहाँ देंगे। यहाँ देंगे। तो अभी आप आए कैसे थे? अब तो लोग आए ट्रेन से आए, कुछ बस से आए। तो अब कैसे जाओगे? अब देखते हैं व्यवस्था, ट्रेन से हो जाए या बस से हो जाए। परेशानी होगी? परेशानी तो होगी, बारिश होगी तो फिर परेशानी होगी। आपने चर्चा की कि क्यों बंद हो गई वहाँ पे, स्कूल में बट नहीं रही है? नहीं, हमें तो बालक लोगों ने बताया, बच्चों ने, कि बोले पापा आज साइकिल बट रही है, वाराणसी में बुलाए हमारे सर लोगों ने, तो हम तो यहाँ आना पड़ा। ट्रेन से आए। दूरभाष पर चर्चा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी आर.के. लटारे बताते हैं कि संस्था प्रमुखों को स्थानीय निधि पर साइकिलों को अपने विद्यालय से ले जाकर जनप्रतिनिधियों को बुलवाकर साइकिलों का वितरण करना है। ऐसा न करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जिला स्व सहायता समूह संगठन द्वारा कलेक्टर दीपक आर्य को मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने स्वच्छता समूह बंद किए जाने पर रोक लगाने की मांग रखी। स्वच्छता समूह के जिला अध्यक्ष देवनाथ पंचेश्वर बताते हैं कि बीते 18 वर्षों से स्कूलों में मध्य प्रदेश की हजारों महिलाएं मध्याह्न भोजन बनाती हैं, जिससे उनको भी रोजगार मिल रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार अक्षय पात्र एनजीओ को ही मध्याह्न भोजन बनाने का कार्य दे रही है, जिससे हजारों महिलाओं के सामने रोजगार का संकट आ जाएगा। आज हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं संगठन की तरफ से कि जो कैबिनेट में जो फैसला लिया गया है राज्य सरकार कमलनाथ जी ने कि अक्षय पात्र एनजीओ को संस्था दे रही है मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कमलनाथ सरकार का। इसलिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे बालाघाट पूरे मध्य प्रदेश में जो आज 18 साल हो गए महिला काम कर रही है और छोटे छोटे बच्चों को खाना खिला रही है और सेवाएं दे रही है, आज उनकी सेवा समाप्ति की ओर जा रही है। इसलिए हमने पूरी महिला को आमंत्रित किया और कहा कि आप आइए, आपका हक अधिकार है। इसको अगर हम सफल बनाने के लिए हम और कमलनाथ सरकार को चेतावनी देंगे कि अगर हमारी मांग को पुनः अगर वो वापस नहीं लिया अपनी कैबिनेट के फैसले को, ठेकेदार को ना देते हुए स्व सहायता समूह को संचालित करने का मौका दिया जाना चाहिए लगातार। क्या लगता है आपको कि कैबिनेट में क्या आप लोगों के हित में फैसला नहीं लिया गया क्या? मुझे कैबिनेट में फैसला नहीं लिया गया है। इसमें 2,88,000 स्व सहायता समूह और 4 लाख महिलाओं रसोइया का शोषण होगा, उसका परिवार घर बेघर होगा और बच्चे उनको बेरोजगार होंगे। तो क्या कदम रहेंगे अब आपके? अगर कमलनाथ सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो हम पुरजोर पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन हड़ताल करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे।
लंबे अरसे से बारिश के लिए इंतजार कर रहे जिले के किसानों को 25 जुलाई से शुरू हुई बारिश ने राहत पहुंचाई। 26 जुलाई को जिले भर में किसान एक बार फिर खेती कार्य में जुट गए हैं, लेकिन अब भी किसानों के आगे एक चिंता सता रही है कि यह बारिश लंबे समय तक नहीं चली तो आगे क्या होगा। कोसमी के कृषक मदन माहुले बताते हैं कि 2 दिन से बारिश शुरू हो गई, जिससे लग रहा है कि खेती कार्य किया जा सकता है, वरना उसके पहले लग रहा था कि अकाल की स्थिति पड़ जाएगी। उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही बारिश होती रहे। अब ये 2 दिन हो रहा है, आ रहा है तो ठीक लग रहा है, इसके पहले नहीं आ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि अकाल घोषित मत हो जाए। क्या संभावना लग रही है आपको? अब अभी कोई बता रहे हैं कि 28 के बाद में बारिश अच्छी है। अब देखते हैं अब 28 तक के। नहीं तो फिर अपन तो अब ऐसा है, जो रोपा भरे हैं तो अपन अपनी इच्छा के अनुसार उसको फैला के अपना धर्म पूरा कर रहे हैं। बारिश गिर जाए तो फसल अच्छी हो जाएगी, इतने तो चिंता है, पक्का अनुमान है। अगर पानी नहीं गिरा तो फिर? पानी नहीं गिरा तो फिर ऐसा है सर, मोटर वाले भी नहीं चल पाएंगे, क्योंकि मोटर वाले पानी अंदर से निकालेंगे तो गर्मी में हमको पानी पीने की बहुत दिक्कत चल जाएगी। कृषक चंद्रशेखर नकपुरे बताते हैं कि इतनी बारिश से किसानों को फसल उत्पादन करने में मदद तो मिलेगी, लेकिन अभी और पानी की जरूरत है। कल से जो पानी गिरा है इसमें किसानों को भी 25% भी लाभ नहीं हुआ है इससे, क्योंकि पानी बहुत कम गिरा है अभी, और इससे भी किसान काफ़ी परेशान है। जैसे कुछ किसानों ने रोपाई भी चालू कर दिया इससे, वो तो जिनने रोपाई चालू की तो पहले जिनका कुआं बना हुआ है, मोटर लगी हुई है, उनने अपना काम चालू किया है अभी। बाकी जो भगवान भरोसे जो है वो खेती भी पड़ी हुई है, बेचारे मुंह पे हाथ धर किसान देख रहे हैं अभी। क्या लग रहा है आपको, पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा? पानी अब देखो, अब हम लोग तो पानी के लिए कल अखंड रामायण में भी कल 27 से 28 तारीख तक दो दिवसीय अपन 24 घंटा अखंड रामायण का कार्यक्रम रखा है हमारे हनुमान मंदिर बगदरा में। देखो भगवान प्रसन्न हो जाए, श्री रामचंद्र भगवान, तो बड़ी अच्छी बात है। अब भगवान पर ही आस टिकी हुई आप लोग? हमारी आस तो पूरी भगवान पे है, हम भगवान को भी मानते हैं, जो भी मानते हैं भगवान के ऊपर आस टिकी है हमारी। कोसमी के कृषक छोटू बम्बूरे बताते हैं कि बारिश हुई है, लेकिन उतनी अच्छी बारिश नहीं हुई है। उनके क्षेत्र में जितने भी कृषि कार्य हो रहे हैं सभी कृषि पंप के माध्यम से कराए जा रहे हैं, इसीलिए अभी और अधिक बारिश की जरूरत है। नहीं तो पानी फायदेमंद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी इतनी संगर है ना, कहाँ थोड़ा सा गिरता है फिर बंद हो जाता है। अच्छा, क्या वजह से पानी जमा नहीं हो पा रहा है? पानी थोड़ा अच्छा धार से गिरे जम के, तो क्या लगता है आपको फिर भी कि तो ऐसा कोई मौसम का समझ ही नहीं आ रहा, तो मोटरें चालू है पूरी। और अभी जैसे कुछ रोपाई भी चालू कर दी कुछ किसानों ने, और तो ये मोटर का पानी से लगाए तो बाकी ऊपर वाले पानी से नहीं, ऊपर वाले से कोई नहीं लगा रहे। अब पानी गिर भी रहा है तो चिंता क्या है? संगर ही नहीं रहा है ना, चिंता का विषय है। चिंता क्या लगता है कहीं अकाल उकाल तो नहीं पड़ेगा कहीं, अगर यही कंडीशन रही तो? नहीं, ऐसी लग रहा है किसानों को फायदेमंद है ना, उससे तो कुछ तो है, तो राहत है ना, जिसका परावारा लग गया तो उसको कम से कम ये हो रहा है थोड़ा सा फायदा। और कल जो पानी जो गिरा उससे क्या रोपाई भी चालू होगी क्या? हाँ, वो चालू है ना अभी। अब कैसा करेंगे तो, लेकिन मोटर वोटर कहीं से भी है तो चला वाला करके इधर उधर का पानी को जैसे तैसे भी यानी करके जहाँ तक भी है तो पानी आ सकता है, वहाँ तक क्या है तो यानी जो तो मतलब पानी कैसे ले रहे हैं? हाँ, पैसा देके। पैसा देके क्या, और वो मोटर है तो मोटर से भी इधर उधर से चलाओ। पैसे दे करके ले रहा हूँ? हाँ, पैसा देके लेना पड़ रहा है ना। आदर्श स्कूल का दर्जा प्राप्त कर चुके वारासिवनी विकासखंड की पिपरिया पंचायत के भांडी स्कूल के 14 छात्रों का श्रमोदय विद्यालय के लिए चयन हुआ है, तो शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों से मुलाकात की। जैसा कि पहले भी पद्मेश न्यूज ने अपनी विशेष खबर के माध्यम से आपको भांडी स्कूल में पढ़ाई के विषय में अवगत करा चुके हैं कि कैसे स्कूल की पढ़ाई का स्तर दिन ब दिन ऊंचा होता जा रहा है। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों से लेकर शिक्षक पढ़ाई के लिए कितने समर्पित हैं, नतीजा लगातार छात्र ऊंचाई प्राप्त कर रहे हैं। सर, यहाँ पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मेरी बेटी खुद प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ 60-70% ही बना पाती थी। लेकिन यहाँ मेरे यहाँ जो मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, यहाँ पर बच्चे 95% तक बना रहे हैं। किस तरीके से गाइड करते हैं बच्चे? तो बताते हैं कैसी पढ़ाई होती है, किस तरह की? सर, यहाँ बच्चे लोग बताते हैं कि सर लोग बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और एक योजना के तहत ये लोग कौन बनेगा नॉलेज विनर कौन बनेगा नॉलेज विनर, उनके अंदर का जो सामान्य का इनके अंदर भरा जाता है। सर, आज इतने बच्चे सिलेक्ट हुए उसके कारण तो मानते हैं कि पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है? बिल्कुल, बहुत अच्छे सर, और बहुत ही अच्छा पढ़ाई हो रही है, और बच्चे बहुत, देखो हमारे श्रमोदय में कितने बच्चों का चयन हुआ है, ये पढ़ाई का ही असर है। हमारे सर लोग तो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, और पिछली बार भी हमारे स्कूल से 3 बच्चे गए थे श्रमोदय में,
और उसके बाद बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हमारे टीचर लोग भी। नहीं, कैसा पढ़ाते थे, मतलब किस तरीके से गाइड करते थे, किस तरीके से, मतलब विशेष तौर से क्या क्या किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करवाते थे? सर सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान। हाँ। तो उसी का नतीजा है जो आज आप लोग। हाँ, हमारे टीचर यानी कि बहुत अच्छा पढ़ाते थे। हमारे जो टीचर है वो केबी के यानी कि कौन बनेगा नॉलेज विनर पर सबसे ज़्यादा फोकस करते थे। इसी के कारण हमारे स्कूल से 15 बच्चे सिलेक्ट हुए। और बाकी विषयों की कैसी तैयारी करवाते थे बेटा? बाकी विषय की भी बहुत अच्छे से तैयारी करवाते। स्कूल के प्राचार्य टी.एल. भालेकर बताते हैं कि स्कूल से 14 बच्चों का श्रमोदय विद्यालय जबलपुर के लिए चयन हुआ है। यह बच्चे वहीं पर रहकर पढ़ाई करेंगे। स्कूल पूर्णतः आवासीय है जिसमें निःशुल्क पढ़ाई होती है। परीक्षा के माध्यम से इन बच्चों का चयन हुआ है। वहीं विशेषता यह है कि श्रमोदय विद्यालय प्रदेश स्तर पर केवल 4 स्थानों पर है। इन बच्चों का श्रमोदय विद्यालय जबलपुर के लिए सिलेक्शन हुआ है। इनकी परीक्षा हुई थी गर्मी के समय में, और श्रमोदय विद्यालय प्रदेश स्तर पर 4 जगह निर्मित है, जिसमें जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और भोपाल। तो ये सेक्टर जबलपुर एरिया में पड़ता है। तो हमारे बच्चे, ये पूरे चयनित बच्चे जबलपुर श्रमोदय विद्यालय के लिए जाएंगे। वो पूर्णतः आवासीय निःशुल्क शासन की ओर से मतलब है कि निर्मित किया गया है। इसके पूर्व में भी हमारी शाला से 5 बच्चे चयनित होकर के गए हुए थे। इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम लोगों ने, और बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम मतलब क्या है कि फाइट करते रहें, इसलिए हमने अपनी शाला में कौन बनेगा नॉलेज विनर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता प्रति सप्ताह शनिवार के दिन बाल सभा के समय आयोजित किया है। और आज उसी का नतीजा है कि इस साल, पिछले समय तो 5 बच्चे थे, इस साल सीधे 15 बच्चों का चयन हमारी शाला से हुआ है। मानते हैं आप कि आपके टीचर बच्चों के प्रति बहुत गंभीर है? बहुत गंभीर है, और ये हमारे टीचर के और हमारे सबका मतलब क्या है कि मिलजुल करके प्रयास है। पालकों का भी प्रयास है, हमारे बच्चे भी अच्छे हैं इनके सब। राज्य शासन द्वारा बीते दिनों सब इंस्पेक्टर और निरीक्षकों के तबादले किए थे। इसी कड़ी में कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर का तबादला भोपाल हो गया था। उनके स्थान पर बीते 1 वर्ष से बालाघाट में पदस्थ निरीक्षक विजय सिंह परस्थे थाना प्रभारी बहला को कोतवाली प्रभारी बनाया गया है, जिन्होंने शुक्रवार को अपना चार्ज ले लिया है। नवागत टीआई विजय सिंह परस्ते बताते हैं कि वे निरीक्षक बनने के बाद मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात रह चुके हैं। इस दौरान वे सीआईडी भोपाल, लोकायुक्त सागर, इंदौर, खंडवा के बाद मैं विगत 1 वर्ष से बालाघाट में तैनात हूं। उन्होंने बताया कि थाना कोतवाली में वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का पालन के साथ साथ सामुदायिक पुलिसिंग पर विशेष जोर देना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। थाना कोतवाली में आज चार्ज संभालने के पश्चात मैंने ये अनुभव किया है कि शहर का जो है वातावरण गतिमान होता है, उसके हिसाब से सामुदायिक पुलिसिंग, थाने का स्टाफ, वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश एवं निर्देश तथा सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से पुलिस को पब्लिक के बीच में रह कर के एक अच्छा काम करने का मौका मिला है मुझे। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हमारे जितने भी स्टाफ हैं और थाना क्षेत्र के जो वासी हैं, हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके मार्गदर्शन में मैं पब्लिक के बीच में रह कर के, पत्रकार बंधुओं के बीच में रह कर के एक अच्छे कार्य का संचालन कर सकूँ। सर, कानून व्यवस्था की स्थिति यहाँ बनती रहती है जी, उस समय इस टाइप का। अब कानून व्यवस्था की स्थिति किस तरह से बनती है वो धीरे धीरे मुझे जैसे जैसे अवगत होता जाएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल मेरे ऊपर आएगा और मैं अपने स्टाफ के माध्यम से उससे निपटने का प्रयास करेंगे। सर, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस के प्रति विश्वास जागे लोगों का, इस ओर किस तरह के प्रयास रहेंगे आपके? पुलिस से ज़्यादा विश्वास जागृत हो, इस संबंध में मेरा ये सोचना है कि हम उनसे पब्लिक की जो समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं को सुन कर के अपनत्व की भावना से उनका रिप्लाई करें, समस्या का समाधान करें। और पूरा प्रयास रहेगा मेरा अपने स्टाफ को साथ में लेकर के, वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन से, कि मैं हर उस थाने में आने वाले फरियादी को संतुष्ट कर सकूं। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बनाए जा रहे EWS मकानों को पूर्ण करने के लिए नगरपालिका के पास पैसा नहीं है, जिसके चलते नगरपालिका द्वारा अब MIG और LIG के फ्लैट बेचकर EWS का निर्माण कराए जाने की योजना बना रही है। नगरपालिका के उपयंत्री सुरेंद्र राहंगडाले इस विषय पर पूरी जानकारी देते हुए बताते हैं कि कुछ दिनों पूर्व ही नगरपालिका द्वारा हितग्राहियों को 212 फ्लैट बुक करवा दिए गए थे, लेकिन
बड़ी परेशानी आ रही है कि नगरपालिका के पास राशि नहीं है, इसीलिए पहले वे LIG और MIG को बेचकर राशि जमा करने पर EWS के फ्लैट का निर्माण पूरी तरह करवा सकें। अभी हमने EWS 468 मकानों का काम चल रहा है, जिसमें से 212 लोगों को आवंटित हो चुका है, एक आवास मिला था, और बाकी शेष लोगों को आवंटित करने के लिए अभी बहुत ही शीघ्र ही हम वापस एक आवास मेला का आयोजन करने वाले हैं, उसमें बाकी लोगों को आवंटित करेंगे। और LIG लगभग 84 मकान है और MIG 96 मकान है। इन मकानों का भी निर्माण कार्य चल रहा है। रेरा की अनुमति होने के बाद में हम इसका विज्ञापन करेंगे और उसके बाद में इनकी भी बुकिंग करेंगे। देखिए, उसको मैं बहुत सरल तरीके से समझाता हूँ कि 6.5 लाख का वो कुल उसकी लागत है मकान की, जिसमें ज़मीन की कीमत नहीं जुड़ी है। 6.5 लाख की लागत में 1.5 लाख रुपए केंद्र का, 1.5 लाख रुपए स्टेट का, 1.5 लाख रुपए नगरपालिका मिलाएगी और 2 लाख रुपए हितग्राही को देना है। जो नगरपालिका 1.5 लाख रुपए मिलाएगी, उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो उसके पास इतना पैसा भी नहीं, तो LIG और MIG को बेचकर उस राशि को हम EWS के निर्माण में लगाने वाले हैं। अब EWS के जो हितग्राही हैं उनको भी 2 लाख रुपए पूरे देना पड़ेगा, तब तो निर्माण कार्य हो पाएगा, क्योंकि ठेकेदार को तो पैसे देना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने अभी 20,000 रुपये जमा कराए, 1,80,000 का लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि पैसे हमको एक साथ लगेंगे तभी हम निर्माण कार्य करा सकते हैं पूरा। तो 1,80,000 का हितग्राही को बैंक से अनुबंध करा के लोन लेके वो नगरपालिका में जमा होगा। जैसे हम प्राइवेट मकान बनाते हैं, किसी को काम के लिए देते हैं, तो हम लोन लेके पूरा पैसा तो ले लेते हैं और उसके बाद में मकान बन जाता है, हमारा रहना हो जाता है और हम धीरे धीरे करके उसकी किस्तों को मध्य प्रदेश शासन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के स्वास्थ्य विभाग में बड़े फेरबदल कर दिए गए हैं। नए आदेश के तहत अब CHMO डॉक्टर RC पनिका के स्थान पर पूर्व के CHMO डॉक्टर मनोज पांडे को दोबारा प्रभार दिया गया है। इसी प्रकार जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार जैन के स्थान पर डॉक्टर RK मिश्र को नए सिविल सर्जन का प्रभार सौंप दिया गया है। दोनों ही अधिकारी अपना प्रभार ग्रहण करने की बात कर रहे हैं। अभी आदेश सुना हूँ, आया हूँ, मैंने देखा नहीं है, और आदेश जैसे आ जाते हैं उसके बाद अपना ग्रहण कर लेंगे सिविल सर्जन का प्रभार। सर, फिर भी क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? मुझे सिर्फ ये है कि अपने हॉस्पिटल का जो व्यवस्थाएं हैं पहले से ही अच्छी चल रही थी, अभी भी ऐसा कुछ नहीं, ख़राब नहीं है, उससे भी और तो बेहतर जितना हो सकता है अपन कोशिश करेंगे। अपने कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन, माननीय श्री आदरणीय श्री दीपक आर्या साहब के मार्गदर्शन में और आप पूरे अस्पताल के कर्मचारियों के सहयोग से, पूरे डॉक्टर्स के सहयोग से हम जितना भी हो सकता है अच्छे से अच्छा कार्य करने की कोशिश करेंगे। हमारे ज़िले के युवा ऊर्जावान यशस्वी कलेक्टर के साहब के निर्देशन में अभी जिला अस्पताल में जैसा आप देख रहे हैं काफ़ी सुधार कार्य हो रहे हैं और कलेक्टर साहब स्वयं रात दिन लगकर उस सुधार कार्यों को करवा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जैसे सुधार कार्य पूर्ण हो जाते हैं उसके बाद में लोगों को इसकी सुविधाएँ मिलेंगी। और अभी डायलिसिस के लिए भी, जैसे वर्तमान में अभी 2 ही डायलिसिस मशीनें कार्यरत थी, अब शीघ्र ही हमें 6 डायलिसिस मशीनें प्राप्त होंगी। CT स्कैन भी बहुत जल्दी हमको प्राप्त होगा। इस प्रकार आप देखेंगे कि कई प्रकार की सुविधाएं हमको मिलेंगी और जिला अस्पताल की व्यवस्था में सुधार होगा। चार्ज भी ले चुके हैं? नहीं, अभी कल ज्वाइन किया, आज आदेश के तहत ज्वाइन किया है। अभी माननीय जो हमारे पूर्ववर्ती CMHO साहब थे वो चार्ज देंगे। वारासिवनी के शासकीय शंकर साव पटेल महाविद्यालय में 26 जुलाई को NCC के तहत विजय दिवस का आयोजन किया गया। 26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारत भूमि को घुसपैठियों के चंगुल से मुक्त कराया था। इसी की याद में 26 जुलाई को हर वर्ष कारगिल दिवस व विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन शहीदों की याद कर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पण करने का है, जो हंसते हंसते मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। आज ऑपरेशन विजय, कारगिल विजय दिवस को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। भारतीय सेना के उन जवानों को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपने देश की अस्मिता को बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर की। क्या बताया गया बच्चों को? बच्चों को उन दिनों की याद दिलाई गई जब 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ तो किन कठिन परिस्थितियों में भारतीय सेना, भारतीय जवानों ने उस युद्ध को लड़ा और अंतिम विजय हासिल की। ये NCC कैडेट्स को जानना जरूरी है क्योंकि उन्हें भी कल इसी तरह से देश की सेवा करनी है।
यह युद्ध का कारण था कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों व पाक समर्थक आतंकवादियों का लाइन ऑफ कंट्रोल यानी भारत पाकिस्तान की वास्तविक नियंत्रण रेखा के भीतर प्रवेश कर कई महत्वपूर्ण पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लेह लद्दाख को भारत से जोड़ने वाली सड़क का नियंत्रण हासिल कर सियाचिन ग्लेशियर पर भारत की स्थिति को कमजोर कर हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के लिए खतरा पैदा करना था। हरकतें करता है और जिसका जवाब भारतीय सेना पूरी ताकत के साथ देती है और अंततः विजय को प्राप्त करती है। देश की आजादी के तत्काल बाद कुछ समय बाद सन 1962 में जब चीन ने धोखे से हमला किया था तो उस समय हमें पराजय जरूर मिली थी, लेकिन उस पराजय से उस हार से हमने सीख लिया और अपनी ताकत को अपनी शक्ति को बढ़ाया, जिसका परिणाम 1965 में दिखा, जिसका परिणाम 1971 में दिखा और उसका और भी अच्छा परिणाम 1999 में दिखा। कारगिल की यह जो लड़ाई है ये लगभग 60 दिनों तक चली। 3 मई को पहला प्रयास पाकिस्तान के द्वारा किया गया, जबकि उस समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नौजवानों ने अपने खून पसीना से युद्ध लड़कर अपने देश की सीमाओं की रक्षा की। सीमाओं की रक्षा के लिए कितनी ही बार लड़ाइयाँ हो चुकी हैं पड़ोसी राष्ट्रों के साथ। कश्मीर जो है एक चुनौती भरा सीमा है हमारे लिए। भारत पाकिस्तान के बीच हमेशा ही आए दिन तनाव होते हैं और अपनी सीमा की रक्षा के लिए हमें तत्पर रहना पड़ता है। आप सभी को मालूम है कि बाह्य आक्रमणों से देश की रक्षा के लिए हम किस तरह से धन, बल और जान की बाजी लगाकर तत्पर रहते हैं। तो वो तो जरूरी है, उसके बगैर कोई राष्ट्र सुरक्षित नहीं हो सकता, जीवित नहीं हो सकता। लालबर्रा शासकीय स्नातक महाविद्यालय में 26 जुलाई को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला तकनीकी प्रमुख कपिल अवधिया के नेतृत्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई लालबर्रा के द्वारा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलपति के नाम महाविद्यालय प्रभारी प्राचार्य SK खंडायत को ज्ञापन सौंपा गया। सत्र 2018-19 की छात्रवृत्ति विद्यार्थियों को शीघ्र प्रदान किए जाने की मांग की गई। चर्चा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पदाधिकारियों ने बताया कि वे शासकीय महाविद्यालय लालबर्रा में अध्ययनरत हैं, लेकिन सत्र 2018-19 की छात्रवृत्ति उन्हें आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है, जिससे उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए उनके द्वारा विभिन्न स्थानों पर ज्ञापन व सूचना के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करवाया गया। ये ज्ञापन जो है तो छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति OBC की खाते में नहीं डली है, इस वजह से ज्ञापन सौंपा गया। तो क्या आश्वासन मिला आपको महाविद्यालय से? सर ने बोले कि आगे कार्रवाई करेंगे, ऐसा बोले प्राचार्य। महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा परिसर में किसी प्रकार से नारेबाजी, आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाना निषेध है। कॉलेज प्रशासन ने समझाइश देते हुए कहा कि छात्र छात्राओं की जो भी समस्याएं हैं उसे शांतिपूर्वक ढंग से हल करने के लिए प्रशासन का सहयोग और अच्छा वातावरण निर्मित करने की बात कही गई। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी थे। इन्होंने जो पिछड़ा वर्ग की छात्र छात्राएं हैं उनको स्कॉलरशिप अभी तक आवंटित नहीं की गई है, इसी विषय पर ये लोग मतलब ज्ञापन देने आए थे। मैंने इन्हें आश्वासन दिया है कि जिस विभाग से पिछड़ा वर्ग विभाग से जो छात्रवृत्ति सैंक्शन होती है उसके लिए हम वहाँ से संपर्क करके इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। साथ ही इन्हें हिदायत भी दिए हैं कि कोई भी छात्र संगठन महाविद्यालय के माहौल को ख़राब ना करें और ऐसी छोटी छोटी समस्याओं पर नारेबाजी या किसी प्रकार की प्रदर्शन, रैली इत्यादि न करें। यह आपके क्षेत्र का महाविद्यालय है, शांति बनाए रखें और अध्यापन के लिए अच्छा माहौल क्रिएट करें। कलेक्टर दीपक आर्य ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के जिले में पदस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे जिले के नगरीय क्षेत्रों और कस्बों में खाद्य सामग्री का विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों और दुकानों की नियमित रूप से जांच करें। जांच के दौरान खाद्य सामग्री के सैंपल एकत्रित कर और उसमें मिलावट की जांच करने के लिए उसे प्रयोगशाला भेजें।
प्रयोगशाला में जांच के उपरांत खाद्य सामग्री में मिलावट पाई जाए तो खाद्य सामग्री विक्रय करने वाले ऐसे प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। वारासिवनी के नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं में अध्ययनरत 2 छात्रों के ऊपर शोकेस अलमारी का कांच गिरने से दोनों छात्र घायल हो गए, जिसमें से एक छात्र को बालाघाट जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, तो वहीं दूसरे छात्र का इलाज वारासिवनी के सिविल अस्पताल में किया जा रहा है। फिलहाल दोनों छात्र खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। बच्चा पढ़ने बैठा था नवोदय में, तो शोकेस का कांच है तो उसके गले पे गिर गया। और कोई एक ही बच्चा हुआ है? बच्चा है, इसके हाथ में लगा है। अच्छा, ये स्कूल की घटना है। कक्षा 6वीं का छात्र है, क्या नाम है इसका? तो अभी कहाँ लगा है इसके? वारासिवनी मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत रमरमा स्थित जेके मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड के मजदूरों ने 25 जुलाई से 2 दिवसीय काम बंद हड़ताल की थी, जो 26 जुलाई को स्थगित कर दी गई। यह हड़ताल जेके मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड रमरमा अधीनस्थ फॉर्म JKM सौदान पहाड़ी माइंस में कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, भविष्य निधि, समान काम का समान वेतन दिए जाने की मांग को लेकर 2 दिवसीय काम बंद हड़ताल की गई थी। हड़ताल शुक्रवार की शाम स्थगित कर दी गई। खनिज मजदूर एकता यूनियन बालाघाट C2 के सदस्यों ने बताया कि हम JKM सौदान पहाड़ी माइंस में कार्य करते हैं, जहां पर सभी मजदूरों के बीच स्थायी व अस्थायी मजदूर की श्रेणी बनाकर हम में भेदभाव किया जा रहा है, जिसमें स्थायी मजदूरों को शासन द्वारा तय न्यूनतम वेतन, भविष्य निधि, छुट्टियां एवं चिकित्सा छुट्टियां सहित अन्य प्रकार की व्यवस्था दी जाती है। वहीं अस्थायी मजदूरों को बहुत कम वेतन दिया जाता है और ना ही भविष्य निधि दी जाती है और ना ही छुट्टियां। जितना काम करते हैं उतना पैसा मिलता है। सदस्यों ने आगे बताया कि संस्था में कार्यरत अंडरग्राउंड व ओपन कास्ट में लंबे समय से काम कर रहे कई श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के भुगतान से वंचित रखा गया है और पूर्व में श्रमिकों को भविष्य निधि का सदस्य बनाया गया था। हमारे को तो बहुत परेशानी सर जी, जैसे माल तोड़ते हैं, कभी टोली फेंकने वाले नहीं रहते, वो तो बात की परेशानी, लेकिन हमारी जो परेशानी है, हमको रोजी बहुत कम दे रहे हैं वहाँ पे, और हम जितना काम कर रहे हैं उतनी मजदूरी मिल रही है। हमको जो वेतन लागू है सरकारी वो नहीं मिल रहा है अपने को। हमको 390 रुपए मिलना चाहिए। और वर्तमान में दे कितना रहे? दे रहे हैं हमको जो कर रहे हैं वही मिल रहा है। हम 150 रुपए कमाएंगे तो 150 मिलेगा, 100 रुपए कमाएंगे तो 100 रुपए मिलेगा। यानी ठेका पद्धति टाइप, जितना तोड़ोगे। एक फर्मे का कितना देते हैं? एक फर्मे का देते हैं 190, तो वो 190 रुपए है। और कितने दिन में आप कितने लोग मिलके करते हैं एक फर्मे को? 5 लोग है गैंग में, कोई 6 लोग है, कोई 5 लोग है। तो आपको ऐसा हमने यानी ठेका मजदूर टाइप के हम लोग। बहुत परेशानी आती सर जी, फेंकना पड़ता है, टोली खाड़ मलमा सब चीज फेंकना ही पड़ता है हम लोगों को, तो परेशानी तो आएगी। अब महंगाई बढ़ गई है, सरकारी सब देखते हो ना आप, तो कभी तो बच्ची फीस नहीं भर सकते हम लोग, ऐसी नौबत आ जाती है। तो क्या मांग करते हैं आप? हम जो मांगे हमारी वो लागू करते हैं हम लोग। हमको ये हमारी प्रमुख 3 मांगे हैं। न्यूनतम वेतन सभी को मिलना चाहिए, भविष्य निधि सभी का कटना चाहिए, और समान काम का समान वेतन। ये 3 मांगों को लेकर हम आज 2 दिन की काम बंद हड़ताल पे है। आज हमारा दूसरा दिन है। मुख्य समस्या तो जो मांगे है वही है, सबको न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम हड़ताल पे है। भविष्य निधि कई लोगों का कट रहा है, कुछ लोगों का नहीं कट रहा है, वो भी मांग है। और समान काम समान वेतन मतलब ये है कि जो स्थायी लोगों को जो वेतन दिया जा रहा है वो अस्थायी को भी मिलना चाहिए। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीड़ी जलाने को लेकर हुआ विवाद, पुत्र ने कर दी पिता की हत्या। बच्चों की तस्करी कर मजदूरी करवाने वाले 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही, ठेकेदार पर FIR के आदेश। स्वास्थ्य विभाग में बड़े फेरबदल, CHMO और सिविल सर्जन के तबादले। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में आदिवासियों की हत्या के विरोध में सर्व समाज का धरना प्रदर्शन। वारासिवनी में साइकिल वितरण में लापरवाही, 30 किलोमीटर दूर से बुलवाए गए बच्चे और उनके परिजन।
छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर छात्र संघ का फूटा गुस्सा, लालबर्रा महाविद्यालय में सौंपा ज्ञापन। और कारगिल विजय दिवस पर जिले भर में याद किए गए वीर सपूत। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।